विश्व योग दिवस, विश्व योग दिवस। गुड मॉर्निंग लखीमपुर खीरी। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे आशीष और आप सुन रहे हैं रेडियो खीरी 88.4 मेगाहर्ट्ज। दोस्तों, आज है 21 जून यानी कि विश्व योगा दिवस। सुबह सुबह जब अलार्म बजता है तो हम में से ज्यादातर लोग, पता है आपको क्या करते हैं? दरअसल अलार्म का एक स्नूज बटन होता है जिसे दबा देते हैं और ये सोचकर कि 5 मिनट और, लेकिन वही 5 मिनट आपको पूरे दिन की भागदौड़ में फंसा देता है और आप भागम भाग में ही ऑफिस, कॉलेज या फिर अपने काम के लिए निकल जाते हैं। शरीर का थका हुआ, दिमाग में स्ट्रेस, लेकिन करें तो क्या करें? नींद भी तो आपकी पूरी नहीं हो पा रही होती है। कारण आप भी जानते हैं, आपकी बेतरतीब हो चुकी लाइफस्टाइल, जिसे आप अलाइन तो करना चाहते हैं पर कम वक्त ही तो नहीं मिलता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना जिम जाए भी आप इसे अलाइन कर सकते हैं? बिना भारी वजन उठाए आप पूरे दिन सुपर एक्टिव भी रह सकते हैं। जी हां, इसका जवाब है बिल्कुल हां। पर कैसे? तो योगा से। और आज हम करेंगे बात इसी पर। तो एक बार फिर से मैं आरजे आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं 88.4 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो खीरी, जहां पर आज हम मना रहे हैं विश्व योगा दिवस 21 जून को। रेडियो खीरी आपको हमेशा सचेत करता है, आपके स्वास्थ्य के प्रति सजग करता है। सेहत सही है तो लाभ कई है, ये लक्ष्य भी बताता है। इसीलिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर योगा विशेषज्ञ, योग गुरु श्री कामता प्रसाद त्रिपाठी जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार आशीष जी, और आपके सभी श्रोताओं को भी सादर और सप्रेम नमस्कार। आपने सही कहा, आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में आदमी के पास अपने शरीर के लिए बहुत ही कम समय रहता है, वो शरीर का ध्यान नहीं रख पाता। जबकि शरीर ही वो है जिसके द्वारा हम अपने नित्य प्रति के सारे छोटे बड़े काम निपटाते हैं। कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। कोई भी कार्य करने के लिए हमको शरीर की परम आवश्यकता होती है, कार्य छोटा हो अथवा बड़ा। यदि हम स्वस्थ हैं तो बड़े से बड़ा काम भी हम आसानी से कर लेते हैं। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो छोटे से छोटा काम भी करने में हमको बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है जी। शरीर को स्वस्थ रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। केवल छोटा सा आपका प्रयास आपके शरीर को स्वस्थ रख सकता है, और वो प्रयास है योगाभ्यास। बिल्कुल। तो योग गुरु, सबसे पहले तो हमने आपका स्वागत किया, लेकिन आपकी उम्र देखकर, जैसा हमारे श्रोताओं को, जो हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन सोशल मीडिया पेज पर भी चूंकि कार्यक्रम हमारा जो लोग देख रहे होंगे, उन्हें इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि आपकी उम्र क्या है। मैं थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहता हूं कि योग साधना या योग मुद्राएं या योग प्राणायाम आपको कितनी दीर्घायु तक ले जा सकता है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। और आपका जो योग से जुड़ा हुआ अभी तक का अनुभव रहा है, वो बहुत ही संक्षेप में जानना चाहेंगे। देखिए, आदमी की उम्र के बारे में प्रायः यह कहा जाता है कि आदमी की उम्र 100 वर्ष की होती है, लेकिन ये सच नहीं है। आदमी की उम्र वर्षों में होती ही नहीं है। आदमी की उम्र उसकी सांसों की संख्या पर निर्भर करती है। जैसे हमारे बैंक में अकाउंट में जितना पैसा होता है, यदि हम उसको धीरे धीरे निकालें जी तो काफी लंबे समय तक चलता है। अगर भारी मात्रा में हम विड्रॉल करना शुरू कर दें तो बहुत जल्दी हमारा अकाउंट खाली हो जाता है। वही स्थिति हमारे सांसों की है। हमको गिनी हुई सांसें मिलती हैं और उनको हमें जीवन भर खर्च करना होता है। अगर हम सांसों को धीरे धीरे खर्च करेंगे तो हमारी उम्र लंबी होगी, और अगर हम जल्दी जल्दी खर्च कर देंगे तो हमारी उम्र छोटी होगी। साधारण सी बात है, एक व्यक्ति 1 मिनट में 14 से 16 के बीच जी अगर औसत देखें हम तो 15 सांसें प्रति मिनट लेता है। इस हिसाब से अगर हम हिसाब लगाएं तो 24 घंटे में
21,600 बार मनुष्य सांस लेता है। जी। ये औसत है। अगर हम अपनी सांसों की संख्या कम कर दें और प्रति मिनट 15 के स्थान पर 5 सांसें लेना शुरू कर दें, तब भी हमारा जीवन ठीक से चलता रहेगा और हमारे सांसों में जो 21,600 था उसमें 14,400 की कमी आ जाएगी। और ये बची हुई 14,400 सांसें हमारी उम्र को लंबी करने में मदद करेंगी, हमारी उम्र लंबी होगी। आपकी उम्र क्या है? मैं एक उदाहरण दे दूं। एक कछुआ जी 1 मिनट में 5 से 6 सांस लेता है जी, और उसकी उम्र 200 वर्ष होती है। एक सर्प 1 मिनट में 10 से 12 सांसें, बल्कि 8-10 सांसें लेता है, उसकी उम्र 150 वर्ष होती है। जी। एक मानव औसतन 15 सांसें लेता है, उसकी उम्र 100 वर्ष मानी गई है। एक घोड़ा 1 मिनट में 20 से 25 सांसें लेता है, उसकी उम्र 45 वर्ष मानी गई है। और एक कुत्ता जो 1 मिनट में 35-40 सांसें लेता है, उसकी उम्र मात्र 14 वर्ष है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं, सांसें जितनी प्रति मिनट कम है उसकी उम्र उतनी ही ज्यादा है, और सांसें जिसकी प्रति मिनट अधिक हैं उसकी उम्र उसी अनुपात में कम है। तो हमारी उम्र वर्षों की बजाय हमारी सांसों की संख्या पर निर्भर करती है। और सांसों की संख्या को नियंत्रित करने का सबसे बेहतरीन माध्यम है योगाभ्यास। जी। आपके साथ में आज 2 शिष्य भी बैठे हुए हैं जो हमारे ही स्टूडियो के, एक तो हमारे संस्थापक संजय सिंह जी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं, और दूसरी हमारी ही सहयोगी आरजे भावना है, जिन दोनों लोगों का भी हम स्वागत करते हैं। आज योगा दिवस पर आप भी योग में शामिल हो रहे हैं और आपके बीच में योग गुरु हैं। योग गुरु से मैंने पूछा था कि उनकी उम्र क्या है, क्योंकि हमारे श्रोता और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि योग गुरु की खुद की उम्र क्या है और इतनी उम्र के बाद भी इतना आसान तरीके से वो योगाभ्यास सिखा भी सकते हैं और कर भी सकते हैं, ये भी थोड़ा सा बताइए। और शुरुआत अब चूंकि कार्यक्रम की हम कर चुके हैं, तो हम कहां से आए कि हम अपनी व्यस्ततम जिंदगी में कौन कौन से आसान आसन करते हुए हम अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला रख सकते हैं, योग गुरु? देखिए, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जी। जब मैं 9th में पढ़ता था तो पता नहीं कहां से मुझे एक किताब हाथ लग गई जो योग के संबंध में थी। मुझे बचपन से पढ़ने का शौक रहा है, जो आज भी मौजूद है। तो मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया तो मुझे उसमें रुचि जागृत हुई। पढ़ते पढ़ते मैंने देखा, आसनों के बारे में तो लिखा हुआ था, लेकिन हर आसन के बाद लिखा हुआ था कि कृपया इस आसन का प्रयोग किसी विशेषज्ञ की देखरेख में ही करें। अब विशेषज्ञ तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने कोई आसन किया नहीं, लेकिन पढ़ा जरूर। तो मेरे मन में जिज्ञासा बनी रही। धीरे धीरे मैं सर्विस में था, लखीमपुर ब्लॉक में पोस्टेड था। सन 2000 में हमारे एक मित्र ने मुझे सलाह दी कि यहाँ पे योग की कक्षाएं चलती हैं भारतीय संस्थान के माध्यम से, और उन्होंने मुझे प्रेरित किया। और मैंने सन 2000 शायद अगस्त का महीना था, मैंने एक कक्षा ज्वाइन की, और तब से मैं लगातार योग करता आ रहा हूँ। योग करना मुझे अच्छा लगता है और योग कराना भी अच्छा लगता है। मैं लगभग 3 साल में योग करते करते जिले का अध्यक्ष बना, और 12 वर्ष तक मैं जिले का भारतीय संस्थान का अध्यक्ष रहा। जी। वर्तमान में मैं कोऑर्डिनेटर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। जिले में लगभग 35 कक्षाएं चलती हैं योग की, और सभी निःशुल्क हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। जी। तो और जैसा हम जानते हैं कि आप एक निजी स्कूल में योगाध्यापक के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी। मैं जैसा जानता हूं कि एक निजी स्कूल में भी आप योग अध्यापक के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं नियमित रूप से। आपकी उम्र कितनी है आप ये नहीं बता रहे हैं, मैं बार बार पूछना चाहता हूं लेकिन आप बता नहीं रहे, आप बताना नहीं चाहते। मेरी उम्र 82 वर्ष है, 82 ईयर्स। ये बात मैं अब आपको बताऊं कि मैं इस बात पर जोर इसीलिए दे रहा था ताकि हमारे सुनने और देखने वाले ये समझें कि इतनी वर्ष का व्यक्ति भी, जिसकी आयु इतनी ज्यादा है, वो भी योग कर सकता है। योग करना कठिन नहीं है। मैं बता दूं आपको जी। देखिए, मेरी डेट ऑफ बर्थ 10 जुलाई 1944 है, 44। जी।
इसका मतलब है आने वाली 10 जुलाई को जी मैं 82 वर्ष पूरे कर लूंगा। क्या बात है, 83वें वर्ष में प्रवेश करूंगा। बहुत बढ़िया। अभी आपने पूछा कि मैं किसी स्कूल में योग शिक्षक भी हूँ। जी तो अजमारी इंटरनेशनल स्कूल यहाँ पे एक है जी जिसमें लगभग 3500 से भी ज़्यादा छात्र हैं जी और 200 से ज़्यादा टीचर्स हैं। जी मैं उस स्कूल में बच्चों को योग की शिक्षा प्रदान करता हूँ। जी। तो आज हम कौन कौन से योग करने वाले हैं या कौन कौन से प्राणायाम करने वाले हैं योग गुरु? देखिए, आदमी आजकल इतना बिजी हो गया है कि उसके पास योग करने के लिए समय नहीं है। तो मैं आपको कुछ ऐसे आसन बताऊंगा जी जो बहुत कम समय में आप उसे कर सकेंगे और उससे आपको लाभ ज्यादा मिलेगा जी। जैसे जिनके पास समय कम है उनके लिए बताता हूँ जी। प्रातः काल आप उठें, उठने के बाद सबसे पहले शौच जाएं, क्योंकि आसन कभी भी भरे हुए पेट में नहीं किए जाते। शौच जाने के बाद वापस आएं, अपने मकान के किसी भी जगह पर जहां आप सुरक्षित समझते हो खड़े हो जाएं और ताड़ासन करें। ताड़ासन कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं। सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पैरों के बीच में 3-4 इंच की दूरी बनाएं, दोनों हाथ सामने से ओर करके दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लें जी और धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। ऊपर ले जाते हुए अपनी भुजाओं को बिल्कुल कान से सटा दें, कोहनियां सीधी कर लें। अब हथेली को ऊपर कर लें और सांस भरते हुए अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचें, स्ट्रेच करें, इतना खींचें कि आपकी एड़ियां उड़ जाएं और आपका शरीर पंजों के बल आ जाए। खींचिए, अपनी क्षमता के अनुसार रुकें जी और धीरे धीरे वापस आ जाएं। इस क्रिया के अभ्यास से क्या होता है, सबसे पहले हमारी रीढ़ की 26 गोटियां होती हैं जो वो खुलती हैं। इसके साथ हमारे शरीर के सभी 206 जोड़ प्रभाव में आते हैं और जोड़ों के प्रभाव में आने से जोड़ों के विकार दूर होते हैं और जीवन भर हमको जोड़ों के दर्द से मुक्ति मिलती है जी। शरीर में चुस्ती और फुर्ती आती है, शरीर में रक्त का संचार सुचारू होता है। इतने सारे लाभ केवल 2 मिनट में आपको मिल सकते हैं एक ताड़ासन से। क्या बात है। और अगर या कुछ पूछना चाहते हो? नहीं जी, बिल्कुल, आप अपनी बात आगे बढ़ाते रहें और अगले जो आसन हैं या जो प्राणायाम की बाकी मुद्राएं हैं हम चाहेंगे कि हम उस पर जल्दी जल्दी आते रहें। एक आसन की बात और करेंगे हम, इसी के साथ एक और आसन कर लें आप। आजकल प्रायः पीठ में दर्द, कमर में दर्द, कंधों में दर्द, ये तमाम तरह के दर्द हैं जो प्रायः लोगों को होते हैं और ये ऐसे दर्द हैं जी, ये दवा खाने से राहत तो मिलती है लेकिन ठीक नहीं होते, क्योर नहीं होते, केवल लाभ मिलता है जब तक दवा का असर तब तक जी। एक ऐसा आसन बताता हूँ आपको जो इन सारे दर्दों को लाभ पहुंचाता है। जैसे नाम है मार्जारी आसन। मार्जारी आसन क्या होता है? मार्जारी माने होता है बिल्ली जी। आप बिल्ली की आकृति में आ जाएं, दोनों घुटनों के बल आगे आ जाएं, दोनों हथेलियां सामने रख लें, बिल्ली की आकृति बन जाएगी। अब सांस को भरें और सांस भरते हुए धीरे धीरे रीढ़ को नीचे की ओर दबाते जाएं, अधिकतम दबाएं और गर्दन को ऊपर उठाते हुए सिर का पिछला हिस्सा बिल्कुल रीढ़ से लगा दें। अपनी क्षमता के अनुसार रुकें, धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आएं, एक बार लंबी सांस लें, फिर सांस को बाहर निकालना शुरू करें और सांस को बाहर निकालते हुए रीढ़ को ऊपर की ओर उठाएं और गर्दन को नीचे मोड़ते हुए अपनी चिन्ह है छोड़ी इसको कंठकोप पे लगा दें। यहाँ पे एक गड्ढा होता है, इसे कंठकोप बोलते हैं, इस कंठकोप में इसको लगा दें। यहाँ भी अपनी क्षमता के अनुसार रुकें और वापस आ जाएं। क्या होगा, जब आपकी रीढ़ ऊपर और नीचे होगी तो रीढ़ की सभी गोटियां प्रभाव में आएंगी तो आपका कमर का दर्द, पीठ का दर्द ये आसानी से दूर होगा। इसके अलावा जब आप गर्दन को पीछे झुकाते हैं तो हमारी रीढ़ की ऊपर की 7 गोटियां, जिनको सर्वाइकल रीजन बोलते हैं, हमारे सर्वाइकल रीजन में 7 गोटियां होती हैं, जिनको C1, C2, C3, C4, C5 और C7 से जानते हैं जी जी। ये 7 गोटियां गर्दन को पीछे मोड़ने से प्रभावित होती है। इन 7 गोटियों में से
C4 और C5 ऐसी गोटियां हैं जो अक्सर आगे झुकने से उनमें विकार पैदा होता है और दर्द पैदा हो जाता है। जब गर्दन को हम पीछे बार बार मोड़ते हैं तो वो गोटियां अपने स्थान पे आकर सही काम करने लगती है और हमारे गर्दन का दर्द, जिसको सर्वाइकल बोलते हैं, ठीक हो जाता है। मतलब एक तरीके से ये रामबाण है। इसी के साथ एक चीज और देखें जी, जब हम सांस बाहर निकालते हुए आगे झुकते हैं, गर्दन को आगे झुकाते हैं, थोड़ी कंठकुप्स लगाते हैं, तो क्या होता है? उस समय ये होता है कि हमारे जो गर्दन की मांसपेशियां हैं, आगे कंठ की, इन पे दबाव पड़ता है। अब कंठ मांसपेशियों में दबाव पड़ने से हमारे कंठ में स्थित 2 ग्लैंड्स जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक थायराइड ग्लैंड और दूसरी पैराथायराइड ग्लैंड, ये दोनों ग्रंथियां प्रभाव में आती हैं। अब इनके प्रभाव में आने से ये दोनों ग्रंथियां अपना स्राव ठीक से छोड़ने लगती हैं, अर्थात ये नियंत्रण में आ जाती हैं और ये ठीक हो जाता है। ये रोग थायराइड का पुरुषों में बहुत कम होता है, महिलाओं में सबसे अधिक होता है। और जिन महिलाओं को थायराइड हो जाता है उनके शरीर में चर्बी बढ़ने लगती है और वो तब तक बढ़ती रहती है जब तक थायराइड ठीक ना हो जाए। इस आसन से थायराइड बहुत जल्दी ठीक होता है। ठीक है, ये बातें जो चल रही हैं वो लगातार ऐसे ही चलती रहेंगी। आप सुन रहे हैं रेडियो खीरी 88.4 मेगाहर्ट्ज। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी संजय सिंह जी और भावना जी हैं, और हमारे योग गुरु श्री कामता प्रसाद त्रिपाठी जी, जो लगातार हमें योग मुद्राओं के बारे में आज योग दिवस के दिन बता रहे हैं और बहुत ही अच्छी जानकारी पहुंचा रहे हैं। श्रोताओं, आप तक ये जानकारी पहुंच रही है। अगर आप घर में बैठे हैं तो कृपया करके आप भी एक योगासन बिछाएं और उस आसन पर बैठकर इन योग मुद्राओं का अभ्यास करें, और अगर नियमित कर सकते हैं तो ये आपके लिए, आपके आने वाले दिनों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत सारे पोजेज आप बता रहे हैं, इसमें प्राणायाम को क्या हम सम्मिलित कर सकते हैं या ये भी पोजेज प्राणायाम की श्रेणी में आते हैं? देखिए, प्राणायाम एक ऐसा अभ्यास है जी जो उच्च श्रेणी का माना जाता है। महर्षि पतंजलि ने योग को 8 भागों में बांटा है। उन 8 भागों में प्राणायाम का स्थान चौथा है। पहला यम, दूसरा नियम, नंबर 3 आसन, नंबर 4 प्राणायाम, नंबर 5 प्रत्याहार, नंबर 6 धारणा, 7वां ध्यान और 8वां समाधि। तो प्राणायाम चूंकि चौथे स्थान पे आता है, इसका मतलब है आसन से ऊपर है वो। पहले तो हम ये जान लें प्राणायाम होता क्या है जी। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है प्राण और दूसरा आयाम। प्राण माने होता है जीवनी शक्ति, वो शक्ति जो हमको जिंदा रखे हुए है, उसका नाम है प्राण। और दूसरा है आयाम। आयाम माने होता है विस्तार, बढ़ाना, अर्थात वो क्रिया जिसके द्वारा हम अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ाते हैं, उसका नाम है प्राणायाम। कितनी महत्वपूर्ण क्रिया हुई है, आप इसके अर्थ से ही समझ गए होंगे जी। प्राणायाम के बहुत सारे तरीके हैं, 20 से भी ज्यादा तरह के प्राणायाम है। हर प्राणायाम का अपना अलग अलग लाभ है। जैसे सपोज कीजिए किसी को बहुत पुराने समय से कब्ज है, भोजन का डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए प्राणायाम है अग्निसार। अग्निसार प्राणायाम अगर करे वो, तो निश्चित रूप से उसकी जठराग्नि तीव्र होगी, उस भोजन करने की क्षमता बढ़ेगी, भोजन को डाइजेस्ट करने की क्षमता बढ़ेगी और उसका पुराने से पुराना कब्ज भी चंद दिनों में ठीक हो जाएगा, जो दवा से संभव नहीं हो पाता। एक सामान्य व्यक्ति के लिए जिसके पास कम समय है, हम उसकी बात कर रहे थे, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, किसी भी जगह, चाहे वो बेड पे हो, चाहे वो कुर्सी पे हो और चाहे वो जमीन पे आसन बिछा के बैठे, दोनों पैरों को मोड़ लें। पैरों को मोड़ने के बाद अगर लगता है तो पद्मासन लगा लें। पद्मासन क्या होता है मैं आपको दिखा दूं। दोनों पैरों को सामने सीधा करें, दाहिने पैर को मोड़ते हुए बाईं जंघा पे रखें और इतना ऊपर खींचें कि आपकी एड़ी आपकी नाभि के बाईं ओर पेट पर स्थित हो जाए। अब बाएं पैर को उठाएं और दाहिने पैर पर लाएं और इसको खींचकर नाभि के, अपनी एड़ी को नाभि के दाहिनी ओर स्थित करें। दोनों घुटने पृथ्वी पर आ जाएंगे। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएं और हाथों को घुटनों पर रख लें। अब ज्ञान मुद्रा क्या है ये भी जानना जरूरी है। हमारे हाथों में 5-5 उंगलियां हैं। ईश्वर ने 5 उंगली क्यों बनाई हैं, ये थोड़ी सी लंबी वार्ता हो जाएगी, इसलिए मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा जी। पहली उंगली
ये वायु की प्रतीक है, इसे तर्जनी बोलते हैं, और अंगूठा अग्नि का प्रतीक है। इन दोनों के टिप्स को मिलाकर बाकी उंगलियां सीधी कर लेते हैं और इसे घुटनों पर रख लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, सबसे पहले हमारा मन शांत होता है। दूसरी बात होती है कि हमारी एकाग्रता बढ़ती है, मन का भटकाव कम होता है, और प्राणायाम करते समय मन का एकाग्र होना आवश्यक होता है। इसीलिए हम इस मुद्रा में बैठते हैं ताकि हमारा मन एकाग्र रहे जी। आंखें बंद कर लेते हैं, कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। कोई प्राणायाम करने से पहले जो पहला प्राणायाम है, जिसको बेसिक प्राणायाम कहते हैं जी, उसका नाम है गहरे लंबे श्वास। इसमें हम इसी पोज में बैठकर सांस को धीरे धीरे बाहर निकालना प्रारंभ करते हैं और प्रयास पूर्वक अधिकतम सांस को बाहर निकाल देते हैं। जब अधिकतम सांस बाहर निकल जाती है तो पेट को पिचका देते हैं ताकि फेफड़े जो हमारे डायफ्राम पे रखे हुए हैं वो थोड़ा उठ जाएं और उनमें भरी हुई दूषित वायु भी बाहर निकल जाए और पूरे खाली हो जाएं। फिर पेट को खाली छोड़ देते हैं और धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरते हैं। इस श्वास भरते समय जब कंठ तक सांस भर जाती है तो इसको फिर से निकालना प्रारंभ कर देते हैं। इसी क्रिया को बार बार दोहराते हैं। इससे होता यह है कि हमारे फेफड़ों में भरी हुई दूषित वायु जो सामान्य सांसों से बाहर नहीं निकलती, इस क्रिया के द्वारा बाहर निकल जाती है। हमारे पूरे फेफड़े शुद्ध वायु से पूरित हो जाते हैं। हर बार हमको अधिक ऑक्सीजन मिलती है। अधिक ऑक्सीजन मिलने के कारण हमारे रक्त का शोधन अधिक होता है और रक्त का शोधन अधिक होने से हमारे अंगों को पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति होती है। हमारे अंग स्वस्थ बनते हैं और ऊर्जावान बनते हैं जी। ये गहरे लंबे सांसों का अभ्यास हुआ। इसके बाद आप कपाल अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्राणायाम मुद्रा बनानी होगी। इसी पोज में बैठे हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे और प्राणायाम मुद्रा बना लेंगे। प्राणायाम मुद्रा का मतलब होता है हमारी पहली और दूसरी दो उंगलियों को हथेली पर मोड़ लेते हैं और बाकी दो उंगलियों को आपस में मिला लेते हैं। हाथ को पलटकर अंगूठा दाईं नासिका पे और अनामिका बाईं नासिका पे लगा देते हैं। अब ये दबाव नहीं देना है। कोहने को सीने के पास ले आते हैं। अब अंगूठे का हल्का दबाव दीजिए, दाहिनी नासिका को बंद कर लीजिए और बाईं नासिका से धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरिए। जब पूरा श्वास भर जाए तो बाईं नासिका को बंद कर लीजिए और दाहिनी खोल दीजिए। भरी हुई सांस को दाहिनी ओर से धीरे धीरे बाहर निकाल दीजिए। अब दाहिने से भरना शुरू कर दीजिए। पूरा श्वास भर लीजिए और भरी हुई श्वास को बाएं से निकाल दीजिए। अनुलोम विलोम, अनुलोम माने सीधा, विलोम माने उल्टा। बाएं से भरिए, दाहिने से निकालिए, दाहिने से भरिए, बाएं से निकालिए। इस क्रिया को कम से कम 5 बार दोहराएं और धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसको 10 बार तक ले जाएं। आपके शरीर का रक्त संचार बहुत सुंदर बनेगा। आपके जब हमारे शरीर में 72,000 से ज्यादा जी नर्व्स होती हैं, नाड़ियां होती हैं जी। इस प्राणायाम के अभ्यास से वो नाड़ियां शुद्ध होती हैं। विशेष रूप से ये दो नाड़ियां इड़ा और पिंगला जो मुख्य नाड़ियां हैं, इनमें ये शुद्ध होती हैं। हमारे शरीर का रक्त संचार अच्छा बनता है। और सांस को चूंकि धीरे धीरे भरते हैं हम और धीरे धीरे निकालते हैं तो एक बार सांस भरने और निकालने में अधिक समय लगता है। और ये समय लगने से हमारे हृदय को विश्राम मिलता है, क्योंकि हमारी सांसों की गति और हृदय की धड़कन दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। जब सांसें तेज चलती हैं धड़कनें बढ़ जाती हैं। जब सांसें सामान्य होती हैं धड़कन भी सामान्य हो जाती है। क्योंकि सांस हम धीरे धीरे भरेंगे देर तक और धीरे धीरे निकालेंगे देर तक, तो हमारी धड़कन भी उस समय शांत रहेगी। हमारे हार्ट को विश्राम मिलेगा और इस तरह से हमारा हृदय जो है इस अभ्यास से बलवान बनता है जी। जिन लोगों को हृदय रोग है, कोई भी शिकायत हृदय की है, अनुलोम विलोम प्राणायाम उनके लिए अमृत तुल्य है। बिल्कुल योग गुरु, आजकल की जैसा शुरुआत में भी हम लोगों ने कहा कि आजकल की आपाधापी या जल्दबाजी की जिंदगी में कुछ ऐसी समस्याएं लोगों को बहुत ज्यादा हो रही हैं। जैसे शुगर की बहुत समस्या हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की बहुत समस्या हो रही है। रक्तचाप के अलावा जैसा आपने हार्ट संबंधी या हृदय संबंधी रोगों की बात कही, वो बहुत ज्यादा दिक्कत में लोग दिखाई पड़ते हैं। एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है, डिप्रेशन बहुत हो रहा है।
तो क्या जिन प्राणायाम का जिक्र अभी आपने कहा या अनुलोम विलोम का या और भी जो बाकी आपने आसन बताए हैं, क्या उनको इन तमाम चीजों से भी लाभ मिलेगा या इनके लिए कुछ और अन्य आसनों का हम यहाँ पर अभ्यास कर सकते हैं? देखिए, योग में जी जितना महत्व आसनों का है उससे कहीं अधिक महत्व प्राणायाम का भी है। जी। जैसे अभी आपने कहा बीपी की शायद लोग रहती है, बीपी के लिए आसन भी है और प्राणायाम भी है। अगर हम आसन की बात करें तो एक आसन है जिसका नाम है शिथिल आसन। शिथिल आसन दो तरह से होता है, दाहिनी ओर से और बाईं ओर से। जिनको हाई बीपी की शिकायत है उनको दाहिनी ओर से शिथिल आसन करने से आराम नहीं मिलता है, बल्कि हाई बीपी 10-12 मिनट में नॉर्मल हो जाता है। और जिनको लो बीपी की शिकायत है वो बाईं ओर से शिथिल आसन करें तो उनका लो बीपी भी नॉर्मल हो जाता है। ये आसन की बात हुई। अगर हम प्राणायाम की बात करें तो अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे बीपी को नॉर्मल करने में कारगर है। इसके अलावा अगर हाई बीपी है आपको तो एक प्राणायाम है चंद्रभेदी, उसका अभ्यास करें आप तो हमारे शरीर को शीतलता मिलती है और हाई बीपी नॉर्मल होता है। अगर लो बीपी है तो सूर्य भेदी प्राणायाम करें, आपका जो लो बीपी है वो धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा। जी। इस तरह से योग में आसन और प्राणायाम दोनों का समावेश रहता है और दोनों तरह से हमको लाभ मिलता है। अच्छा, बहुत लोग सूर्य नमस्कार करते हैं सुबह सुबह उठकर, उनके योगाभ्यास का एक ये भी हिस्सा होता है। तो सूर्य नमस्कार के अलग अलग मुद्राएं हमारे शरीर के लिए कितनी जरूरी या यूं कहें कि कितनी अच्छी और कितनी बेहतर हैं? देखिए, सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जिसमें शरीर के 12 पोज बनते हैं। प्रारंभ से लेकर अंत तक 12 पोज बनते हैं और इसमें हमारे पैरों के अंगूठे से लेकर कपाल तक शरीर के सारे अंग प्रभाव में आते हैं। इसीलिए इसको पूर्ण आसन कहा जाता है। एक बार सूर्य नमस्कार कर लीजिए आप तो आपके शरीर के नीचे से ऊपर तक के सारे अंग प्रभाव में आ जाएंगे और जब सारे अंग प्रभाव में आएंगे तो उन अंगों में होने वाले जो विकार हैं वो अपने आप दूर होंगे। इसलिए सूर्य नमस्कार को बहुत ही महत्व दिया गया है योग की क्रियाओं में। और कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो हम लोग सामान्य तौर पर नियमित अपने आसनों के अभ्यास में शामिल कर सकते हैं और जिनमें बहुत वक्त भी ना लगे और हम कम वक्त में अपने शरीर को सुबह सुबह एक कहते हैं जैसे बैटरी को रिचार्ज कर लेना, तो हम ऐसे कौन कौन से आसन और हो सकते हैं जिससे अपने आप को सुबह ऑफिस निकलने से पहले या अपने काम पर जाने से पहले अपने आप को फुर्तीला बना लें? देखिए, योग में चाहे आसन हो या प्राणायाम, दोनों का अभ्यास करने के लिए इसकी सम्यक जानकारी आवश्यक है। जी। और सम्यक जानकारी तभी मिलेगी जब आप किसी योग शिक्षक के संपर्क में आएंगे। बिल्कुल। आसनों में अभी बताया था हमने आपको, जो आपको जल्दी रिलीफ देने वाले आसन है ताड़ासन, त्रिकोणासन। त्रिकोणासन हमारी बड़ी आंत को प्रभावित करता है। जी। शिथिलासन बीपी के लिए है, शरीर को शांत करने के लिए है, थकान को दूर करने के लिए है। इस तरह से छोटे छोटे ऐसे आसन हैं। एक शव आसन नाम का आसन है। शव आसन का मतलब है शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़कर सीधे लेट जाना, दोनों पैरों को खोलकर सीधे लेट जाना, जिस तरह शव लेटा होता है उस तरह से। इस आसन का अभ्यास करने से हमारे शरीर में अपार एनर्जी पैदा होती है। जब हम शरीर को ढीला छोड़ते हैं तो हमारे शरीर के सारे जोड़ ढीले हो जाते हैं, सारी मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं। जब मांसपेशियां शिथिल होती हैं तो उनमें रक्त का संचार बहुत तेजी के साथ होने लगता है। जब रक्त का संचार तेजी से होता है तो हमारे शरीर में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, हमारे सारे शरीर के अंग एनर्जेटिक बनते हैं। ऐसे ही प्राणायाम की स्थिति है। प्राणायाम विभिन्न प्रकार के हैं और विभिन्न रोगों में उनका उपयोग होता है। जी। वैसे योग किसी रोग को ठीक करने का माध्यम नहीं है, लेकिन प्राणायाम की विशेषता है वो किसी न किसी रोग को ठीक तो करता ही है। लेकिन कहते तो है ना कि योग से रहे निरोग। हाँ, योग करे रहे निरोग। हाँ। तो अगर कपालभाति की बात हम लोग करें तो कैसे इसको थोड़ा उसका अभ्यास कैसे करना है, उसकी सही क्रिया क्या है, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को भी और जो सुनने वाले श्रोतागण हैं उनको भी बताएं।
देखिए, कपाल भाती, कपाल माने होता है मस्तिष्क और भाती माने होता है चमकाना। अर्थात इस प्राणायाम का उद्देश्य है आपके मस्तिष्क की जो नस नाड़ियां हैं उनके जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालना और उनको साफ रखना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। कपाल भाती में हम सांसों को तेजी के साथ बाहर फेंकते हैं और जब सांस को बाहर फेंकते हैं, वैसे पूरी प्रोसेस बताएंगे तो समय लगेगा, लेकिन बताना भी जरूरी है। देखिए, जैसे मैं बैठा हूं वैसे बैठ जाए या दोनों पैर मोड़कर बैठ जाएं, दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लें, क्योंकि इसमें सांस को तेजी से फेंकते हैं तो शरीर में झटका लगता है। हाथ पकड़ लेंगे घुटनों को तो आपका शरीर हिलेगा नहीं, इसलिए घुटने पकड़ लेते हैं। अब धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना शुरू करें, निकालते जाएं, अधिकतम सांस को बाहर निकालकर, अब मूल बंद आपको पता नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। अब सांस को भरना शुरू कीजिए, पूरा सांस भर लीजिए कंठ तक। अब भरे हुए सांस को बाहर नहीं निकालना है, इस सांस को तेजी के साथ दोनों नासिका छेदों से बारंबार बाहर फेंकना है। मैं करके दिखाता हूं कैसे करना है। हर बार जब सांस बाहर फेंकेंगे तो पेट को पीछे ले जाएंगे, पिचकाएंगे, फिर सीधा करेंगे, फिर सांस को फेंकेंगे, पिचकाएंगे। एक बार फिर से देखें। इस क्रिया में आपका पेट तो पीछे जाएगा, फिर सीधा होगा, लेकिन शरीर का दूसरा अंग आपका नहीं हिलना चाहिए। प्रायः लोगों के कंधे उचकने लगते हैं, जो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपके चेहरे की आकृति बिगड़ने लगती है, वो नहीं बिगड़नी चाहिए। आपके चेहरे पर मुस्कान रहनी चाहिए। जब कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो हर झटके में जो सांस बाहर फेंकते हैं उसके साथ टॉक्सिन्स बाहर जाते हैं और हमारी नाड़ियां स्वस्थ बनती हैं जी। एक काम होता है। दूसरा, हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा बनता है। जब हम भोजन करते हैं वो भली बार पचता है, जब पचता है तो हमको वो ऊर्जा देता है जी। एक और विशेष बात है प्राणायाम की, अगर इसको ठीक से किया जाए तो जो लोग ओवरवेट हैं उनका वेट भी कम होता है। भावना जी, आप खास तौर से सुनिएगा। एक बार सांस को बाहर फेंकने में 1 ग्राम वेट कम होता है, अगर आप ठीक से करें तो 1 ग्राम वेट एक बार में। फिर इसके बाद ऐसे जो आपने बताया मणि बंद, हाँ बिल्कुल ठीक किया है। करके ऐसे करके सांस अंदर रोक के, और जो यहाँ पर रहता है उसको जैसे नहीं, जैसे मूत्राशय को अंदर, सांस को बाहर फेंकिए, नाभि को पीछे ले जाइए। नाभि को पीछे ले जाने का मतलब होता है बची हुई सांस जो है वो भी बाहर निकल जाए जी। तो इस प्राणायाम के आपने बहुत सारे फायदे बताए, लेकिन योग गुरु मैं चाहूंगा कि आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें दो चीजें ऐसी हैं जो लोग बिल्कुल भी नियम से नहीं करते। पहला खाना और दूसरा सोना, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है नियम में होना, क्योंकि अगर हम अच्छे से और सही समय पर खाते हैं तो डाइजेस्ट अच्छा होता है, हमारा शरीर अच्छा होता है। हम अगर नियम से सही समय पर सोते हैं, सही समय पर जागते हैं, तो ये दोनों चीजें। तो आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमने देखा है कि अनिद्रा लोगों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। तो ऐसे में अनिद्रा को भी दूर करें, हम क्या करें उसके लिए, और कैसे आसन या कैसे प्राणायाम उसके लिए किए जा सकते हैं? देखिए आशीष जी, प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है जी, लेकिन उसका जो तरीका है स्वस्थ रहने का वो थोड़ा अलग है। वो दवाएं खाकर स्वस्थ रहना चाहता है, जबकि मेरे हिसाब से दवा खाकर स्वस्थ रहना संभव नहीं है जी। सारी दवाएं केमिकल बेस पे होती हैं, एक रोग को ठीक करती हैं तो दूसरा रोग पैदा हो जाता है। मैंने अनुभव किया है, जो लोग ज्यादा दवा खाते हैं उनको बीमारी ज्यादा होती है, और जो लोग दवा का सेवन नहीं करते हैं या कम करते हैं उनको बीमारियां भी कम होती हैं। योग ऐसा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम बिना दवा खाए हुए अपने शरीर को जीवन भर स्वस्थ रख सकते हैं। इसको फिर से सुन लें, बिना दवा खाए हुए जीवन भर अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको यौगिक क्रियाएं अपनानी पड़ेंगी। अब बहुत सरल है, ये मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से इनको आप कर सकते हैं। अभी आपने बात की है
अनिद्रा की। कई लोग, हाँ, कई लोगों को निद्रा नहीं आती है, हाँ। नींद नहीं आती है। तो मैं बता दूं आपको, बड़ा आसान है नींद लाना। थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। पहली चीज तो यह है, नींद ना आने का कारण होता है आपके मस्तिष्क का भ्रमित होना। आपके दिमाग में कोई चीज घूम रही है, अब वो निकल नहीं पा रही। एक चेन चल रही विचारों की, और विचारों की चेन जब तक चलती रहेगी आपको नींद नहीं आ सकती है। आपको उस चेन को तोड़ना होगा जो चेन चल रही है, और मन को शांत करना होगा जी। अब मन को शांत कैसे करें, इसकी टेक्निक आपको नहीं आती होगी तो मैं बताता हूँ जी। योग में एक प्राणायाम है जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से हमारा मन बहुत जल्दी शांत होता है, और केवल मन शांत ही नहीं होता, हमारे मस्तिष्क के जितने अवयव हैं उन सबको लाभ पहुंचता है। वो सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो एक्टिव होते हैं। उनके एक्टिव होने से क्या होता है, हमारी मेमोरी स्ट्रांग होती है, याददाश्त बढ़ती है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है, हमारी ग्रेस्पिंग पावर बढ़ती है, चीजों को समझने की शक्ति बढ़ती है। इसे कैसे करते हैं मैं करके दिखा दूं आपको। ईश्वर ने इस शरीर में 9 द्वार बनाए हैं जो बाहर की ओर खुलते हैं। ऐसी बिल्डिंग है ये जिसके 9 दरवाजे बाहर खुलते हैं। 2 आंखें, 2 कान, 4, 2 नासिकापुट, 6 मुंह, 7 मल द्वार और मूत्र द्वार, 9। ये 9 द्वार हैं जो बाहर खुलते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करते समय दोनों नासिका छिद्रों को छोड़कर बाकी के 7 द्वारों को आपको बंद करना है। अंगूठे आप कान से बंद करेंगे, आंखें बंद करने के बाद इस पे उंगली रख लेंगे। होठों के ऊपर नसें बंद नहीं करने हैं, ये केवल नासिका के पास उंगली रख लेंगे, बंद नहीं करना है। और होठों के ऊपर नीचे उंगली रख के होठों को बिल्कुल टाइट कर देंगे, मुंह नहीं खोलना चाहिए। अब रही बात नीचे के 2 द्वारों को बंद करने की, उसकी प्रक्रिया है मूल बंद। मूल बंद लगाने से हमारे नीचे के दोनों द्वार बंद हो जाते हैं। मूल बंद क्या है, निष्कासन अंगों की मांसपेशियों का संकुचन करके रोक देना, ये मूल बंद है। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आप सीख जाएंगे। अब कैसे करेंगे प्राणायाम को, दोनों अंगूठे कान में लगाएंगे। पहली उंगली बंद नेत्रों पर, दूसरी उंगली नासापुटों के पास, तीसरी उंगली ऊपरी होंठ के ऊपर और चौथी निचले होंठ के नीचे। अब गहरी सांस भरें, मूल बंद लगाएं और अंगूठों से कानों को इतना बंद कर दें कस के कि बाहर की आवाज अंदर न हो, अंदर की आवाज बाहर न हो। और उसके बाद भौरे की तरह से आप गुंजन करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं। इस तरह के कम से कम 5 बार गुंजन करें जी। ये जो गुंजन होगा, चूंकि आपके सारे द्वार बंद हैं, ये गुंजन हमारे मस्तिष्क में गूंजेगा जी। इसकी वाइब्रेशन से हमारे मस्तिष्क के जो कंपोनेंट्स हैं वो वाइब्रेट होते हैं, अब वो एक्टिवेट होते हैं। हमारे मस्तिष्क को लाभ मिलता है और धीरे धीरे हमारा मस्तिष्क बिल्कुल शांत होने लगता है। तो आपने इस भ्रामरी प्राणायाम को करने से पहले एक बात बताई थी कि इससे हमारा मस्तिष्क बहुत शांत होता है और मस्तिष्क में जो चलने वाली एक विचारों की चेन है वो भी रुकती है। तो क्या ये जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो छात्र हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतर है? बहुत सही कहा आपने। अगर विद्यार्थी इसका अभ्यास करें तो निश्चित रूप से मैं गारंटी से कह सकता हूँ एकाग्रता बढ़ेगी। 10% प्लस मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे निश्चित। हाँ। और क्योंकि इससे मेमोरी बढ़ती है, किसी चीज को लर्न करने की जो कैपेसिटी है हमारे माइंड में वो बढ़ जाती है। जिस लेसन को हम 4 दिन में लर्न कर सकते थे वो 1 दिन में लर्न हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स के लिए भ्रामरी प्राणायाम तो बिल्कुल अमृत तुल्य है, करना ही चाहिए उनको। ठीक है। बहुत सारे व्यसन देखने को मिलते हैं, लोग धूम्रपान करते हैं, मदिरापान करते हैं या अलग अलग तरीके से नशे की लत में पड़े होते हैं। ऐसे लोगों को नशा मुक्ति केंद्र पर लोग लेकर जाते हैं, योग भी सिखाते हैं। तो आपके नजरिए से अगर मैं देखूं तो ऐसे लोगों के लिए आप कौन से आसन बताना चाहेंगे या कौन से प्राणायाम जिसका अभ्यास करके धीरे धीरे वो ऐसे व्यसनों से अपने आप को दूर कर ले जाएं?
देखिए, प्राणायाम की बहुत लंबी श्रृंखला है जी। गहरे लंबे श्वास से लेकर के अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भ्रामरी सबसे अंत में आता है। इसके बीच में कई प्राणायाम है। जैसे एक प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम जी। उज्जयी प्राणायाम का प्रभाव हमारे प्राणों पर पड़ता है। प्राणों को अपने वश में करने की क्षमता होती है उज्जयी प्राणायाम में। अगर आप उज्जयी प्राणायाम को अपने उज्जयी प्राणायाम को करना सीख लें जी। और इसे विधिवत करना शुरू कर दें तो इसके अभ्यास से प्राणों पर जय प्राप्त होती है। नशे की बात तो बहुत दूर छोड़ दीजिए, भोजन और पानी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती इस प्राणायाम के अभ्यास से। अरे वाह। अगर आप ये अभ्यास कर लें इसका जी, तो कई दिनों तक आप बिना अन्न के और बिना जल के रह सकते हैं और आपके शरीर को कोई हानि नहीं होगी। मतलब इतना नियंत्रण आ सकता है अपने शरीर पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो योग ऐसी चीज है, अगर इसमें आप घुसेंगे तब देखेंगे कि ये गहरा समुद्र है। जितनी गहराई में जाएंगे उतने ही कीमती मोती आपको मिलते जाएंगे। जी। एक बात और जानना चाहेंगे, आजकल जैसे समस्याओं पर हम लोग बात कर रहे थे, तो लीवर से जुड़ी हुई, कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हुई, किडनी से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत लोगों के सामने देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में उनको क्या आप राय देंगे, क्या बताएंगे, क्या जानकारी देंगे? देखिए, योग समझिए आप एक कॉम्पैक्ट किट है रोगों को दूर करने की। अब इस कॉम्पैक्ट किट में जी आसन भी है, प्राणायाम भी है, मेडिटेशन भी है, और इसके बाद एक चीज और भी है, इसमें एक चीज है मुद्राएं। ये आसन और प्राणायाम के बीच की कड़ी है मुद्राएं। आपने देखा क्या होगा, हमारे ईश्वर ने हमको दोनों हाथ में 5-5 उंगलियां दी हैं जी। कभी सोचा आपने ये उंगलियां 5 ही 5 क्यों हैं, 2-2 क्यों नहीं है, या 10-10 क्यों नहीं है? 5 उंगलियों का एक उद्देश्य है जी। जब सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा जी को निर्देश हुआ कि आप सृष्टि की रचना कीजिए। ब्रह्मा जी ने आदेश का पालन किया और चल दिए रचना करने के लिए। काफी दूर निकल गए तब ध्यान आया उनको कि कोई चीज बनाने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए होता है। अगर बिल्डिंग बनानी है तो सीमेंट चाहिए, ईंट चाहिए, पानी चाहिए, मोरंग चाहिए, बजरी चाहिए, बहुत चीज चाहिए। और हमने तो कुछ लिया ही नहीं उनसे और चल दिए सृष्टि की रचना करने के लिए। कैसे करेंगे? वापस आ गए वो विष्णु जी के पास जी, और उनसे पूछा कि प्रभु आपने मुझे आदेश किया, मैं चला गया, लेकिन आपने सृष्टि रचना के लिए कुछ सामान तो दिया ही नहीं, कैसे रचना होगी? तो विष्णु जी भगवान हंसने लगे, बोले ब्रह्मा जी विवेक से काम लीजिए, हमने आपको सारा मटेरियल दे रखा है, हमने आपको 5 चीजें दी हैं, अब इन 5 चीजों से आपको पूरी सृष्टि की रचना करनी है। और वो 5 चीजें हैं पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। ये 5 तत्व हैं, पूरी सृष्टि इन्हीं तत्वों से बनी है। इसीलिए ईश्वर ने हमको ये 5 उंगलियां दी हैं, इसमें भी इन तत्वों को नियंत्रित करने की क्षमता हमारी इन उंगलियों में है। जब तक ये 5 तत्व हमारे शरीर में एक निश्चित अनुपात में रहते हैं तब तक हमारा शरीर निरोग रहता है जी। और जब इनमें से कोई तत्व डिस्टर्ब हो जाता है, कम या अधिक हो जाता है, तो हमारा शरीर रोगी होने लगता है जी। जब सृष्टि की रचना हुई थी तब मेडिकल साइंस का नाम नहीं था, ना कोई MBBS डॉक्टर था। तो प्रकृति ने इस शरीर को ऐसा बनाया कि इसको जीवन भर कभी किसी औषधि की आवश्यकता ही न पड़े। सारी व्यवस्था हमारे अंदर मौजूद है जी। एक MBBS डॉक्टर का पिता हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो उसका बाप, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उसके बारे में जानते नहीं है। अगर हम उसका उपयोग करना सीखें तो किसी MBBS जरूरत नहीं है हमें, पढ़ेगी नहीं जिंदगी में। ये लंबा सा एक थोड़ा सा अभ्यास है, कहो तो शुरू करें हम? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे, बताएं आप। हमारे हाथ की उंगलियों में ये जल तत्व है। सबसे छोटी उंगली ये जल तत्व की प्रतीक है, उसी को रिप्रेजेंट करती है जी। इसके पास वाली उंगली जो है इसे अनामिका बोलते हैं जी, रिंग फिंगर जी। ये पृथ्वी तत्व की प्रतीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करती है। इसके पास जो बड़ी उंगली है मिडिल फिंगर, वो आकाश तत्व की प्रतीक है और ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। इसके बगल में जो इंडेक्स फिंगर है जी,
जिसे तर्जनी बोलते हैं, जी। ये वायु तत्व की प्रतीक है और सबसे खतरनाक उंगली भी है हाँ। और तत्व भी है ये। और इसके बाद अंगूठा है जी। ये सबका पिताजी है जी, ब्रह्म है। हाँ, सबके ये बॉस हैं हाँ और ये आदि तत्व हैं। जी। अब इन पांचों की आपस में अगर सामंजस्य है, जैसे परिवार में अगर 5-7 लोग रहते हैं और सब में आपस में ठीक बनती पड़ती है तो परिवार सफलता की ओर बढ़ता है। जी। और जब फूट पड़ जाती है तो परिवार बिखर जाता है। वैसे ही इनका सामंजस्य बना है, हम स्वस्थ हैं, बिखर जाएगा तो ये पांचों मिलकर ठीक कर लेते हैं। दोनों हाथों को जोड़ के, जैसे जोड़ कर नहीं ठीक होते हैं। जी। मैं बताता हूँ आपको एक एक करके। जी। जैसे किसी के शरीर में जल तत्व की वृद्धि हो गई तो क्या होता है, उसे कहते हैं जलोदर। आंतों में पानी भर जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पानी को इंजेक्शन से खींचता है, दवा देता है, कहता है 20 दिन बाद फिर आना, फिर खींचेगा, फिर दवा देगा, 20 दिन बाद फिर आना। 6 महीने 8 महीने तक वो दौड़ाता है, अच्छी खासी रकम बना लेता है। बहुत सरल तरीका है आपका जलोदर को ठीक करने की। आप इस उंगली को दबा दीजिए अंगूठे से। यह है जलोदर नाशिनी मुद्रा। इसका अभ्यास रोज शुरू कर दीजिए, 45 मिनट पर डे। एक साथ 45 मिनट आप नहीं बैठ सकते तो 15-15 मिनट दिन में 3 बार बैठिए। आपको किसी दवा किसी गोली की जरूरत नहीं है। आपका जलोदर निश्चित रूप से बिना किसी प्रयास के, बिना किसी खर्चे के ठीक हो जाएगा। इसके पहले आप देखें, यदि आपके शरीर में जल की कमी हो गई है तो क्या होगा, आपकी जो स्किन है इसमें रेशेस पड़ने शुरू हो जाएंगे, छोटे छोटे दाने निकलेंगे, फोड़े, फुंसियां, खुजली पैदा होगी, सोराइसिस, एक्जिमा, तमाम तरह की बीमारियां आपके स्किन में होंगी। आपके होंठ फटना शुरू होंगे, एड़ियां फटना शुरू होंगी, आपको प्यास बहुत लगेगी। आप पानी कितना ही पिए प्यास बुझेगी नहीं, क्योंकि आपके अंदर जल तत्व की कमी है। जी। ऐसी स्थिति में आप इस छोटी उंगली के टिप को अंगूठे से मिलाइए। 45 मिनट का समय इसका भी है। 45 मिनट रोज बैठना है आपको। एक बार नहीं कर सकते, दिन में 3 बार करिए, 15-15 मिनट। कुछ ही दिन में आप देखेंगे आपके शरीर में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और आपकी जो जल तत्व की कमी है वो धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। वाह। अब आइए दूसरे तत्व पे, पृथ्वी तत्व। ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तत्व है। पृथ्वी तत्व क्या है, पहले तो जान लें पृथ्वी तत्व है क्या। जी। हमारे शरीर में कहाँ रहता है ये। अगर हम अपने शरीर से पृथ्वी तत्व को माइनस कर दें तो हम मिस्टर इंडिया बन जाएंगे। गायब हो जाएंगे। मिस्टर इंडिया मतलब हम किसी को दिखाई नहीं पड़ेंगे, इनविजिबल हो जाएंगे हम। इसका मतलब है हमारी स्किन, हमारी बोन्स, हमारी नर्व्स, हमारी आर्टरीज, वेन्स, जो कुछ भी है जो हमें दिखाई पड़ता है वो सारा पृथ्वी तत्व है। और जब हमारे शरीर में ये पृथ्वी तत्व कम हो जाता है तो हमारी सेहत खराब होने लगती है। आदमी अंडरवेट हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है जी। कुछ भी खाए पिए लेकिन उसका शरीर एक्सेप्ट नहीं करता, एवरेज वेट में नहीं आता जी। चेहरे पे चमक नहीं आती, शरीर सूखा सूखा लगता है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में उसको ये मुद्रा लगानी चाहिए। रिंग फिंगर के टिप को अंगूठे के टिप से टच कीजिए, बाकी इतनी उंगली सीधी रखिए। इसका समय भी दिन में 15-15 मिनट 3 बार करना है आपको, जब तक ठीक ना हो जाए। धीरे धीरे आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपकी जो स्किन है उसमें चमक आना शुरू हो जाएगी। इसका उल्टा देखिए आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है, एवरेज से अधिक होता है। उनसे पूछो क्या खाते हो, इतना क्यों खाते हो, तो कहते हैं मैं तो 2 लीटर खाता हूँ। वजन कम ही नहीं हो रहा है। हमारे स्कूल में ऐसे तमाम स्टूडेंट हैं जो बहुत मोटे हैं, उनको डांटता हूँ मैं, जरा ठीक ठाक खाना खाया करो कायदे से। तो कहते हैं सर क्या बताएं, हम 2 रोटी भी नहीं कभी कभी खाते हैं लेकिन वजन कम ही नहीं हो रहा है। क्या होता है, वजन कम क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व बढ़ गया है जी। और जब तक वो कम नहीं होगा, हम भोजन न करें तभी वजन बढ़ेगा। ये उंगली जो है
रिंग फिंगर, इसको हथेली पर मोड़िए, अंगूठी से दबा दीजिए। इसका समय है 48 मिनट, 48 मिनट। 16-16 मिनट दिन में 3 बार लगाइए। धीरे धीरे आपका वजन घटना शुरू हो जाएगा। भावना जी सुनिए, विश्वास न हो करके देखिए। हाँ, बिल्कुल 48 मिनट ज्यादा हो गया, लेकिन 15-15 मिनट कम से कम आधे घंटे करिए आप रोज। 16-16 मिनट 3 बार करिए, क्योंकि आप अक्सर कहती हैं कि मुझे अपना वेट कम करना जब है। समय खाली मिले आपको तब बैठ जाइए, करिए। धीरे धीरे आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके साथ में आपको अपने डाइट पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल। गुरुजी पानी भी पीते हैं तो जूस जैसा काम करता है क्या? हाँ, वही बता रहा हूँ मैं आपको, यही वजह है। ये हुई हमारा प्रत्युत तत्व का कमाल हुआ जी। इसके बाद आ जाइए, ये आकाश तत्व है जी, हमारी मिडिल फिंगर जी। कानों में कम सुनाई देना, आंखों में कम दिखाई देना, चश्मा लगा लिया है। ये समस्याएं ऐसी हैं हाँ। जो आकाश तत्व से संबंधित हैं। ठीक है। इस उंगली को अगर आप ऐसे इसके टिप को अंगूठे के टिप से मिला लें तो क्या होगा, आपका आकाश तत्व कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा जी। और धीरे धीरे आपके कानों की सनसनाहट है, कानों में फोड़ा फुंसी है, कानों में दर्द है, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर इससे आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो इसको दबा दीजिए अंगूठे से, ये इसका बूस्टर डोज है। ओहो, क्या बात है। और देखिए आपको कानों में और आंखों में दोनों में लाभ दिखाई देगा। लेकिन इसके लिए ये ऐसी क्रियाएं हैं, ये इंजेक्शन नहीं है, इनमें समय लगेगा जी, समय लगता है। ये रोग को जड़ से खत्म करती हैं जी। रोग के लक्षण को नहीं देखती हैं। लक्षण, एलोपैथिक दवाएं रोग के लक्षण को ठीक करती हैं और योग की दवाएं जो हैं या आयुर्वेद की दवाएं ये रोग को जड़ से ठीक करती हैं। ठीक है, ये इसका काम हो गया जी। अब आते हैं इस उंगली पे जी। मैंने कहा था बहुत खतरनाक होती है ये जी। जब लोग किसी से नाराज होते हैं तो यही उंगली दिखाते हैं, मैं तुमको देख लूंगा। और हमारे शरीर में भी इसका तत्व है वायु। हाँ। वायु तत्व सबसे खतरनाक तत्व है। 40 साल की उम्र के बाद ये अपना प्रभाव दिखाता है और घुटनों में, टखनों में, कमर में, जहां देखो हाँ दर्द। कोई कहता है हमारी उंगलियों के पोरों में दर्द होता है, किसी गर्दन में दर्द होता है, किसी कंधे में दर्द होता है, किसी की बांह नहीं उठती, होता है ना। बिल्कुल होता है। ये सब कमाल इसी उंगली का है, वायु तत्व का। इसको कंट्रोल करने के लिए इस उंगली को हथेली पे दबाइए। इसका भी समय 48 मिनट का है जी। 16-16 मिनट आपको वायु तत्व कंट्रोल करना है तो ये आपको बनाना, अंगूठे से दबाना होगा। हाँ, ऐसे ऐसे बस बैठ जाइए 16-16 मिनट दिन में 3 बार। धीरे धीरे आपके शरीर का वायु तत्व कम होने लगेगा और धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। जिस दिन नॉर्मल हो जाएगा उस दिन आपके दर्द समाप्त हो जाएंगे। अरे वाह। तो श्रोतागण आप सुन रहे हैं, ये बहुत ही 8 मुद्राएं बनती हैं जी। और ये अभी आप देख चुके हैं, इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। जब इसको टिप मिलाते हैं तो ज्ञान मुद्रा है। ये हमारे मस्तिष्क को शांत करता है, उसको तेज करता है और हमारे भटकाव को कम करता है। ये कमाल हमारी मुद्राओं का है। इनका प्रयोग करके आप अपने शरीर को बिल्कुल अपने फ्रेम में ला सकते हैं जी। मतलब अगर शरीर आपका, जैसे हमने शुरू में कहा था कि अलाइन नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने चक्रास को, अपने शरीर को, मन को, अपनी पूरी होल बॉडी को, आप अपने बॉडी के ऑरा को अलाइन कर सकते हैं कुल मिलाकर इन योग मुद्राओं से, आसन और प्राणायाम से। अब चूंकि कार्यक्रम के हम ऐसे हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जहां विराम लेने की भी जरूरत पड़ेगी, कार्यक्रम को हमें रोकना पड़ेगा क्योंकि समय हमें आगे की इजाजत नहीं देता है। लेकिन अभी चलते चलते भी क्या बहुत सूक्ष्म समय में हम और ऐसी क्या क्या जानकारियां अपने श्रोताओं तक या अपने दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं, योग गुरु हमें प्लीज आप बताएं। किस प्रकार की जानकारियां? जिस तरीके से योग के आसन हम कर रहे हैं अभी भी, या बैठ कर ही और कम समय में हम और ऐसा क्या करें, क्योंकि वैसे तो आपने बहुत सारी जानकारियां दी हैं। खाना डाइजेस्ट होने के लिए भी आपने बताया कि हाँ आप कैसे अपना मेटाबॉलिज्म अच्छा कर सकते हैं, अपनी आंखों की रोशनी कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत लोग ओस पे चलने के लिए कहते हैं और सुबह टहलने के लिए कहते हैं, लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जो वॉक नहीं कर पाते हैं या घर से नहीं निकल पाते हैं अपनी व्यस्ततम जिंदगी में, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, स्वस्थ रखने के लिए 3 चीजें अनिवार्य हैं। पहली, स्वस्थ दिनचर्या, और दूसरी सात्विक भोजन, और तीसरा
शरीर की मोबिलिटी। शरीर की मोबिलिटी के लिए आसन, मस्तिष्क के लिए प्राणायाम, और उदर के लिए स्वस्थ भोजन का मतलब ऐसा भोजन। देखिए, भोजन करने के लिए कुछ चीजें ध्यान रखनी होती हैं। पहली चीज कि हमारे शरीर की स्थिति क्या है, शरीर की डिमांड क्या है जी, उसके अनुसार भोजन करें हम। 3 तरह के शरीर होते हैं, किसी में वात प्रधान है, किसी में पित्त प्रधान है, और किसी में कफ प्रधान है। जानकारी करने के बाद अगर आपका शरीर इनमें से किसी वात, पित्त अथवा कफ किसी दोष से पीड़ित है तो उसके आधार पर आपको भोजन करना होगा। दूसरी बात, आपकी दिनचर्या कैसी है, आप कितने बजे सो के उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे भोजन करते हैं। अधिकांश लोगों को देखा हमने कि उनका न तो कोई सोने का समय निर्धारित है, न सुबह उठने का समय निर्धारित है, और भोजन का समय तो है ही नहीं निर्धारित। जब भूख लगी तब खा लिया, जब सामने आ गया तब खा लिया। ये सब जो आदतें हैं ये हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। अच्छा, रात का भोजन जो है वो खाने का एक सही समय क्या होना चाहिए? रात का भोजन खाने करने का सबसे सही समय है सूर्य अस्त के, या तो पहले कर लें आप, या सूर्य अस्त के 1 घंटे बाद तक भोजन का आप कर सकते हैं। कारण क्या है, हमारी जठराग्नि का सूर्य की रोशनी से सीधा संबंध है। ठीक है। जब तक सूर्य की किरणें आकाश में चमकती हैं तब तक हमारी जठराग्नि तीव्र रहती है, और जैसे ही सूर्य छिप जाता है हमारी जठराग्नि मंद पड़ने लगती है। और 1 घंटे तक सूर्य के प्रभाव रहता है वायुमंडल में, तब तक हमारी जठराग्नि काम करती रहती है। और 1 घंटे के बाद ये वैसे हो जाती है जैसे आपने गैस का बटन ऑफ कर दिया हो। मतलब इसका असर पाचन तंत्र पर पड़ता है, इसलिए। बिल्कुल जी। तो सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक भोजन करें, यानी मोटे तौर पे ये मान लीजिए आप कि शाम के 7 बजे तक आप भोजन निश्चित रूप से कर लें, तो कभी आपको कब्ज नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। जो लोग रात के 11 बजे और 12 बजे भोजन करते हैं, कई हमारे मिलने वाले यहाँ पे व्यापारी वर्ग के लोग हैं, कभी बात होती है उनसे तो कहते हैं कि यार क्या बताएं, खाता तो बहुत कुछ हूँ लेकिन पेट को लगता नहीं, सब निकल जाता है ऐसे ही। मैं पूछता हूँ आप खाना कितने बजे खाते हैं, तो बताते हैं कि 11:30 पौने 12, बराबर 12 बजे तक हम खा लेते हैं। अब सोचिए, जो आदमी 12 बजे तक खाना खा लेगा, चूल्हे में आग है नहीं, खिचड़ी आपने रख दी पकने को, कैसे पकेगी वो? सही बात है, आग जलानी पड़ेगी ना। अब आग जलेगी सवेरे, तब तक रखी रहेगी इसे वो। तो भोजन को हजम करने के लिए जी, भोजन को समय से करना जरूरी, भोजन की मात्रा का निर्धारण करना जरूरी, कितनी मात्रा में भोजन करना चाहिए हमको, भोजन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। अब इसके बाद कुछ चीजें और भी हैं। सब कुछ ठीक कर लिया आपने, फिर भोजन करने का ढंग क्या आपका है, कैसा है जी। भोजन आप कब करें, भोजन आप कितना करें, कितनी मात्रा में करें, भोजन आप कैसे करें, और भोजन आप किस समय करें। 4 चीजें हैं। भोजन को करने के लिए आपको खूब चबा चबा कर भोजन करना चाहिए। ठीक है। आयुर्वेद कहता है कि 1 गिलास को 32 बार चबाइए। 32 बार चबाने पे जो आप खा रहे हैं वो चीज बिल्कुल लिक्विड बन जाएगी। उसके बाद आप उसको निगलिए, आपकी आंतों में पहुंचेगी। आपकी आंतों के अंदर, पहले तो मुंह देखिए आप, हमारे मुंह में 6 ग्लैंड्स होती हैं। अब आप पूछेंगे 6 ग्लैंड्स क्यों होती हैं, 8 क्यों नहीं, या ज्यादा क्यों नहीं? भोजन में 6 रस होते हैं। सुना होगा आपने, खटरस व्यंजन जी, 6 रस होते हैं, और प्रत्येक रस को पचाने के लिए 1 ग्लैंड हमारे मुंह में मौजूद है। जब भोजन करते हैं हम तो भोजन में 6 रस होते हैं, और सभी को पचाने के लिए 1-1 ग्लैंड अपना अपना रस छोड़ती है, और वो भोजन का पाचन हमारे मुंह से शुरू हो जाता है। ठीक है। चबाते 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 वो रस जो है उसमें मिलता जाता है, और भोजन का पाचन यहीं शुरू हो जाता है। और जब वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो जाता है तब उसको हम गांठी द्वार से निकल लेते हैं, और ये धीरे धीरे यहाँ से होता हुआ हमारे आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में जब पहुंचता है तो आमाशय के अंदर, आमाशय की दीवारों में 35,000
ग्रैंड्स हैं जो अपना रस छोड़ती हैं, अब वो रस हमारे भोजन को पचाने का काम आता है जी। लीवर से भी जूस आता है। अब वो सब मिलके फिर भोजन आमाशय के अंदर जो भोजन पहुंचा है उसकी चर्निंग होती है, मथा जाता है उसको। अब मथते मथते 3 से 5 घंटे लगते हैं इसको मथने में जी। अब इन 5 घंटों में वो बिल्कुल लिक्विड हो जाता है। जैसे आपने दही को मथना शुरू किया तो धीरे धीरे वो मट्ठा बन जाता है, उसका जो ठोस फॉर्म है खत्म हो जाता है। वैसे ही भोजन का जो ठोस रूप है वो खत्म हो जाता है और बिल्कुल पतला सा लिक्विड बन जाता है वो। उसके बाद डिओडिनम का द्वार खुलता है और डिओडिनम के रास्ते से वो पतला पका हुआ भोजन हमारी छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत का फंक्शन है पिचकना और फैलना। आंतें पिचकती रहती हैं, फैलती रहती हैं, तो उस भोजन में से रस को निकाल लेती है वो। बचा हुआ भोजन जो होता है उसको छोटी आंत आगे बढ़ा देती है और धीरे धीरे वो बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत का काम है उस बचे हुए भोजन से जो रस बचा हुआ है उसको भी निकाल ले, अर्थात भोजन से पूरा का पूरा रस छोटी आंत और बड़ी आंत मिलके निकाल लेती हैं। अब ये निकला हुआ रस सीधे पहुंचता है लीवर के पास। लीवर और स्प्लीन दोनों मिलकर इसमें एक ऐसा पदार्थ मिलाते हैं कि ये रस जो है ये ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है जी। और जब ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है तो ये ब्लड जो है सीधे हमारे हार्ट के पास पहुंचता है, लेकिन हार्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करता, ब्लड में मिलाता नहीं अपने, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। ब्लड हार्ट इसको रक्त को भेज देता है फेफड़ों के पास। अच्छा। फेफड़ों के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का भंडार है, वो अपनी ऑक्सीजन मिला के इस ब्लड को ऑक्सीडाइज करके और फिर से हार्ट के पास भेज देता है और तब हार्ट इसको अपने सर्कुलेशन में शामिल कर लेता है। इस प्रकार हमारे शरीर में भोजन से जो रस बना है उसका रक्त बनके हमारे शरीर में दौड़ने लगता है तो हमको एनर्जी मिलती है। बिल्कुल, हम आशा करते हैं कि इस पूरी चर्चा को हमारे जितने भी श्रोता सुन रहे हैं और जितने भी दर्शक हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए देख रहे हैं उन्हें बहुत ही मजा आया होगा, आनंद मिला होगा। और ये आनंद के लिए सेशन नहीं है दोस्तों, ये सत्र हमने इसीलिए रखा ताकि आज विश्व योग दिवस के दिन आप योगाभ्यास के लिए प्रेरित हो सकें। तो चलते चलते मैं योग गुरु श्री कामता प्रसाद त्रिपाठी जी से आग्रह करना चाहूंगा कि एक लाइन में, एक वाक्य में वो अपने तमाम रेडियो खीरी के श्रोताओं को या दर्शकों को क्या ऐसा कहना चाहेंगे जिससे वो योग के प्रति प्रेरित हों। देखिए आशीष जी, आज का मानव जो है किसी न किसी से जुड़ा रहता है। वो मेरा यह कहना है कि बजाय आप किसी चीज के एडिक्शन बने, अगर आपको एडिक्ट बनना ही है तो योग का एडिक्ट बनिए, आपका जीवन सुधर जाएगा, आपका जीवन संवर जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रेडियो खीरी के स्टूडियो में आने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों को हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए उन तक योग अभ्यास और योग साधन, योग आसन पहुंचाने के लिए। और जितने भी श्रोतागण रेडियो खीरी पर ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उन तक ये विशेष जानकारी पहुंचाने के लिए श्री कामता प्रसाद त्रिपाठी जी, जो विशेष रूप से योग गुरु के तौर पर आज शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आपको और आपके श्रोताओं को भी। आज 21 जून विश्व योग दिवस है जी। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी लोग इसमें भाग लें और भाग लेने के बाद सीधे घर न बैठें बल्कि योग के किसी केंद्र में जाकर योग करना प्रारंभ करें। आपका जीवन बदल जाएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। विश्व योग दिवस, विश्व योग दिवस।